चलिए दोस्त, आज में मेरा टॉपिक होगी, उस टॉपिक का नाम है जनन तंत्र। जनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। ये मादा जनन तंत्र जो आप देख रहे हैं उसको भी साइलेंट रखनी है। सबसे पहली बात आ जाता है कि आखिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, किसे कहते हैं। जनन तंत्र क्या है, क्या है जनन तंत्र। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी मादा जनन तंत्र को बना दिए वे ही एक जनन तंत्र है, ऐसा नहीं है। तो सीधी सवाल आती है कि आखिर जनन तंत्र है क्या। तो कहता है कि समस्त स्त्री या पुरुष, समस्त स्त्री या पुरुष जिसकी सहायता से, जिस पार्ट्स की सहायता से, जिस अंग की सहायता से जनन के संपूर्ण कार्यों का उल्लेख करता है उसी पार्ट्स को हम लोग जनन तंत्र कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, जिसकी सहायता से जनन की क्रिया कर सकें। जनन जोड़ तंत्र, जनन की क्रिया करने के लिए जो सिस्टम तंत्र की तैयारी होती है, जो हम भूमिका निभाते हैं, उसी तंत्र को हम लोग जनन तंत्र कहते हैं। अब ये जनन तंत्र जो है, एक स्त्रीलिंग होगा, दूसरा पुल्लिंग का होगा, यानी एक स्त्री का होगा, दूसरा पुरुष का होगा। तो आज जो मेरा टॉपिक चलने वाला है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थात मादा जनन तंत्र। जनन तंत्र यही है आज जो मेरा टॉपिक चलेगा। आज उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा चलेगी जिसका नाम है मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कहता है यह स्त्रियों के अंदर, यह स्त्रियों के मादा जनन तंत्र के, स्त्रियों के शरीर के अंदर उदर गुहा के नीचे और दोनों जंघाओं के बीच में एक जो सिस्टम पाई जा रही है अवस्थित होती है, जिसका नाम मादा जनन तंत्र है। जो उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच एक नाशपाती की आकृति का एक मांसल संरचना होती है, जिसका नाम मादा जनन तंत्र है। इसी की सहायता से मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले समस्त स्त्री प्रजाति जो हैं, जनन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। विभिन्न प्रकार के जो जनन से संबंधित कार्य हैं, जनन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, ये सब के सब इसी पार्ट से करते हैं। यही नहीं, इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सहायता से अन्य कार्य भी संपादित करते हैं। जैसे बोला जाता है मासिक चक्र, मासिक चक्र का भी स्राव होता है। इसी से अनैच्छिक क्रिया, जिसे हम लोग कह रहे हो टॉयलेट, उत्सर्जन भी इस पार्ट से हो जाती है। लेकिन आज हम लोग को जो पार्ट चलानी है वो सिर्फ जनन से रिलेशंस होगा। जनन सेक्टर में पाए जाने वाले समस्त कार्यों का मैं उल्लेख करूंगा। इस चित्र के माध्यम से सारे पार्ट्स को मैंने दिखाने का प्रयास किया है, आप समझें। यह स्त्रियों के उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच एक मांसल संरचना होती है, जो रिप्रोडक्शन से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों को संपादित करती है। इसमें निम्नलिखित अंग सुचारू रूप से कार्यरत होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये देख रहे हो, इसे देखिए, सबसे ऊपर का जो पार्ट है जिसको हम लोग
फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी। ये जो होती है अंडवाहिनी, इसी पार्ट्स के ऊपर अवस्थित होती है, एकदम इस तरह से। और उसके जब नीचे आइएगा तो ओवरी आप देख रहे, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय को ही अंग्रेजी में ओवरी बोला जाता है, और ओवरी को ही हिंदी में अंडाशय बोली जाती है। क्या बोला जाता है? ओवरी को अंडाशय में, सॉरी, ओवरी को हिंदी में अंडाशय बोला जाता है, जबकि अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी बोला जाता है। ये जो देख रहे हो, ये दो जोड़ा होता है, सॉरी एक जोड़ा होता है। देखिए, एगो इधर और एगो इधर, माने एक पार्ट्स इधर हो गया और एक पार्ट्स इधर हो गया। जो गर्भाशय के ऊपर शीर्ष भाग में देखिए दोनों कॉम्बिनेशंस होता है, जुड़ा होता है। उसके बाद जब नीचे आओगी तो यूटेरस से मुलाकात हो जाएगा। यूटेरस, जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। और इसको हम लोग अंडवाहिनी बोलते हैं, अंडवाहिनी, नलिका, अंडवाहिनी नलिका, अंडवाहिनी नलिका बोलते हैं। फिर से एक बात करें, फैलोपियन ट्यूब्स को, फैलोपियन ट्यूब को अंडवाहिनी नलिका कहते हैं, जबकि अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। और यूटेरस को हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, गर्भाशय। ये भी एक जोड़ा होता है, एक गो इधर और एक गो इधर, मतलब एक जोड़ा। एक जोड़ा ओवरी, एक जोड़ा यूटेरस। उसके जब नीचे की ओर आते हो तो वैगिना से मुलाकात होता है, योनि से मुलाकात होता है। वैगिना को हम लोग अंग्रेजी में योनि बोलते हैं, योनि। उसके नीचे जब आइएगा तो हाइमिन्स से मुलाकात होता है, हाइमिन्स। और उसके जब नीचे आइएगा तो वल्वा से मुलाकात होगा, हाइमिन वल्वा योनि, हाइमिन वल्वा योनि। यहां वा, ट्रिक्स याद रखना है, यहां वा, यहां से योनि, हां से हाइमिन और वा से वल्वा, यहां वा। इन सभी की सहायता से वह स्त्री रिप्रोडक्शंस की क्रिया करती है, रिप्रोडक्शंस की क्रिया करती है। और इसकी सहायता से ही विभिन्न प्रकार के जो अशुद्धि है शरीर के गंदगी, जैसे टॉयलेट वगैरह कहते हो, मासिक चक्र कहते हो, इन सभी के सभी इसी रास्ते से होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग चर्चा चला रहे हैं ओनली फॉर रिप्रोडक्शन से संबंधित। कहता है, चलिए सबसे पहले समझेंगे कि अंडवाहिनी है क्या, अंडवाहिनी किसे कहते हैं। यह बोलना है कि यह मादा जनन तंत्र के ऊपर, यह मादा जनन तंत्र के ऊपर एक शंकु, एक शंकु की आकृति के रूप में अवस्थित होती है। देखिए यहां पर मांसल संरचना होता है, मांसल संरचना होती है। ये जो अंडवाहिनी बोल रहे हो, ये अंडवाहिनी की जो लंबाई है, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई है, वो लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास में होता है, 12 सेंटीमीटर के आसपास में। इसी देखिए यहाँ पर से शुक्राणु जो है इसी तरह से अंडाशय में प्रवेश करती है। उसके बाद जो हम लोग प्रवेश कर रहे हो भाई, अंडाशय में आ गए। अंडाशय जिसको अंग्रेजी में हम लोग ओवरी कह रहे हो, इसी अंडाशय जो है, जिसमें अंडाशय जो है, इसी में हम लोग को
जिसको बोल रहे हो अंडाशय, ओवरी, जो जिसकी लंबाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। फिर से एक बार, जिस अंडाशय की हम लोग चर्चा चला रहे हैं वह अंडाशय उदर गुहा से, दोनों तरफ देखिए, गर्भाशय के ऊपर उदर गुहा से पेरिटोनियम के द्वारा जिसे हम लोग पेरिटोनियम की सहायता से उदर गुहा से जुड़ा होता है, जिसे मेसोवारिया भी कहते हैं, मेसोवारियम कहते हैं। मेसोवारियम की सहायता से मेसोवारियम की सहायता से जुड़ा रहता है, जिसकी लंबाई ओवरी जिसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे की ओर प्रवेश करते हैं तो मुलाकात हम लोग को गर्भाशय से होती है, यूटेरस से होता है। यूटेरस क्या है? यह कहता है मादा जनन तंत्र के फैलोपियन के नीचे, यह मादा जनन तंत्र के अंदर अवस्थित होती है। एक मांसल संरचना है जो फैलोपियन ट्यूब के नीचे और वैगिना के ऊपर अवस्थित होती है, जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, वैगिना जिसको बोल रहे हो उस वैगिना की लंबाई, यूटेरस की जो लंबाई हो जाती है 7.5 सेंटीमीटर लंबा, जबकि 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर जो होती है मोटा होता है। 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, जबकि 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। देखा जाए तो एक बार, अंडाशय के नीचे वाले हिस्से जो देख रहे हो, अंडाशय के नीचे और योनि के ऊपर वाले हिस्से जो है एक मांसल संरचना है जिसे हम लोग गर्भाशय कहते हो, जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, जबकि 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका जो कार्य है जब प्रसव की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, उसी समय यहाँ पर यह फैलता और सिकुड़ता है। इसमें उस समय जब प्रसव की क्रिया होती है लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर के आसपास में यह फैल जाता है। 18 से 20 सेंटीमीटर में फैल जाता है, और जिसके कारण प्रसव की क्रिया करने में, शिशु को स्राव होने में आसान होता है। इसके आंतरिक जो हिस्से हैं, गर्भाशय की जो आंतरिक हिस्सा है, आंतरिक जो परत होता है, उसे म्यूकोसा बोला जाता है। फिर से एक बार, गर्भाशय के आंतरिक परत को म्यूकोसा या इसी को हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय के ऊपरी वाले भाग को, गर्भाशय के ऊपरी वाले भाग को मुख्य भाग कहते हैं, या इसी को हम लोग काय के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में बॉडी बोला जाता है। फिर से एक बार भाई, गर्भाशय के ऊपरी जो शीर्ष भाग है जिसको हम लोग मुख्य भाग या काय कहते हैं, जबकि नीचे वाली जो भाग होती है ग्रीवा या उसी को सर्विक्स कहते हैं। ग्रीवा
ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, जहां से उसकी हिस्साएं जो है योनि में चला जाता है। देखिए योनि में चला जाता है। अब हम लोग समझेंगे योनि, हाइमेन और वल्वा। हाइमेन, वल्वा, योनि। हाइमेन, वल्वा, योनि जो है यह भी एक वैसी संरचना, योनि जिसका नाम आप ले रहे हैं वह जो योनि होती है लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर, योनि जिसको बोल रहे हैं 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में लंबी होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में लंबी होती है। यह जो होता है संयोजी ऊतक या तंतुमय संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। तंतु ऊतक या संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जिसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। 7 से 10 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। यह जो होती है एक झिल्ली जिसको कहते हो हाइमेन, जिसके द्वारा ढका होता है। जब पहली बार कोई महिला, जब स्त्री संभोग की क्रिया करता है तब यह हाइमेन या वल्वा, हाइमेन या योनि टूट जाता है। यही नहीं, इसी से किसी स्त्री की पहचान होती है कि वह पहली बार किसी से रिप्रोडक्शंस कर रहा है या किसी अन्य से भी रिप्रोडक्शंस किया है। इसी से इसकी पहचान होती है। लेकिन यह अचानक चोट लगने से भी टूट जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार जब वो संभोग की क्रिया करेगा तभी टूटेगा। यह अचानक चोट लगने से भी हो जाती है। इसी तरह से देखिए हाइमेन, वल्वा, योनि जो बोल रहे हैं यही सब है। संभोग के समय ये सब का विखंडन होती है। फिर से एक बार भाई समझे छोटे सत्र में, मादा जनन तंत्र यह एक ऐसी पार्ट से, यह एक ऐसी अंग है जो स्त्रियों के अंदर उदर गुहा के नीचे दोनों जंघाओं के बीच में एक नाशपाती की आकृति के रूप में अवस्थित होती है। यह एक मांसल संरचना है जिसकी सहायता से समस्त स्त्री प्रजाति जनन की क्रिया करती है। इसमें निम्नलिखित अंग सुचारू रूप से कार्यरत होती है। पहला है फैलोपियन ट्यूब, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। दूसरी आ जाता है अंडाशय, जिसको अंग्रेजी में ओवरी बोलते हो। यह जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के आवरण से ढका होता है। इस अंडाशय जिसको देख रहे हो, अंडाशय जिसकी लंबाई जो हो जाती है, जिसकी लंबाई जो हो जाती है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हो जाती है 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यह मोटा होता है। उसके बाद आ जाते हो गर्भाशय पे। अंडाशय के नीचे और योनि के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग, एक मांसल संरचना है, इसको हम लोग गर्भाशय कहते हो, जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। उसके बाद नीचे वाले गर्भाशय के आंतरिक परत को म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस परत को हम लोग म्यूकोसा या एंडोमेट्रियम कहते हैं। और उसके बाद गर्भाशय के शीर्ष भाग को मुख्य भाग या काय कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद चले आइए हम लोग आ जाते हैं योनि पर। योनि जिसको हम लोग बोल रहे हो, यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह 7 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह तंतुमय या संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है, जो हाइमेन जैसे झिल्लीदार परतों से क्या होती है, ढकी होती है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो